नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की या ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होती है, ऊष्मागतिकी के नियम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम वर्ड यूज़ करेंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स जो है, जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या हीट की बात कर रहे हैं, हीट के फ्लो की बात करते हैं, जो इस तरह की साइंस है या इस तरह का विज्ञान, जब आप हीट की बात करते हो और टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हो या कैसे हीट फ्लो होती है, उस तरह की जो साइंस है, उस तरह का जो फिजिक्स है, उसी को बोलते हो आप थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स पे जाने से पहले मैं या उसके नियमों पे जाने से पहले हम बात करेंगे पहले इक्विलिब्रियम की। अगर इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था होती क्या है, तो अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके कई तरह के हम बात करते हैं इक्विलिटी की। जैसे अगर मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ तो पहला जो पॉइंट है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है साम्य अवस्था, या जो तापीय साम्य अवस्था है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो। ठीक है, या हम बात कर रहे हैं जैसे टेम्परेचर इक्वल हो, या फिर हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। इसके अंदर जो रिएक्शंस होंगी, जो रासायनिक क्रियाएं होंगी, वो भी आपकी इक्वल होंगी किसी भी सब्सटेंस के अंदर। या अगर हम बात कर रहे हैं आपकी मैकेनिकल या यांत्रिक इक्विलिब्रियम की, तो जो भी आपके टाइम के साथ जो भी चेंज होगा वो इक्वल होगा। यानी कि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कोई फोर्सेस, या हम कपल्स की बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इस तरह की गणनाएं करते हैं, तो वो भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब यह है कि इक्वलिटी से मतलब है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो अगर थर्मोडायनामिक्स को आपने डेफिनेशन, सीधा सा मतलब यह है कि हीट और टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं उस तरह की साइंस को हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, यानी कि फ्लो की बात कर रहे हैं एक तरह से। तो जो पहला नियम है ऊष्मागतिकी का या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये होता क्या है, जरा समझिए, इसको आराम से समझिए। बहुत सारे लोगों ने इस पे जो है इसे समझाने का प्रयास किया है। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हीट इज आल्सो एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि आपका जो भी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। एनर्जी जो है आपकी चेंज नहीं हो रही है। आपकी ना एनर्जी उत्पन्न की जा रही है ना उसको ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ एक उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हो रहा है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसी को फॉलो करते हुए यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके लिए अगर हम माने कि ये जो है, सिर्फ एक तो बात यह है कि इससे आपकी दिशा का पता नहीं चल रहा है। भाई आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी टोटल जो हीट है वो आपकी W में कन्वर्ट हो रही है। या कह सकते हैं कि अगर हम इसको आगे थोड़ा सा डिफाइन करें, जो Q है आपकी, वो आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो आपके वर्क और आंतरिक ऊर्जा इस हीट के बराबर होंगे। यानी कि कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें। ऊर्जा संरक्षण नियम भी यही कहता है कि कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई यानी कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है इसके अंदर, और ये हमेशा इसकी दिशा का पता नहीं लग रहा है। ये बात क्लियर है इसमें कि कोई आपकी हीट जो फ्लो कर रहे हो किस साइड कर रहे हो उसका कोई पता ही नहीं है। या हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली थोड़ा सा लिखें तो जो dQ इज इक्वल टू du, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा बोल रहे हैं, या प्लस आपका dW, ऐसा भी लिख सकते हो। या dW को हम लिख सकते हैं PdV, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम पे के बेस्ड है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि आपकी जो हीट है वो आंतरिक ऊर्जा और वर्क के बराबर होता है, यानी कि कोई लॉस नहीं हो रहा है। या इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये पहला नियम आपका है, ठीक है। दूसरा नियम जो है उसमें दो साइंटिस्ट ने काम किया। अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, उसमें दो लोगों ने काम किया। पहले थे आपके, यानी कि सेकंड लॉ की अगर बात करें, या द्वितीय नियम जो है गतिकी का, वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या
ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम या द्वितीय नियम, उसके लिए दो साइंटिस्ट हैं। एक आपके थे केल्विन प्लैंक साहब, केल्विन प्लैंक एक साइंटिस्ट हुए हैं, दूसरे थे क्लॉसियस साहब। दोनों साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। तो दो स्टेटमेंट दिए उन्होंने, यानी कि दोनों ने अपने अपनी एक बातें रखी, उन्हीं को स्टेटमेंट कह सकते हो आप। केल्विन प्लैंक साहब क्या कह रहे हैं, वो जो पहला नियम है एक तरह से उसको डिसोबे कर रहा है, उसको जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप किसी भी सिस्टम को हीट दो और वो पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे। अब मैं पहले सिस्टम बताना चाहूँगा आपको। ये मैं आपको पहले सिस्टम क्या है, सिस्टम एक रीजन है या किसी भी जो आप मतलब एक कह सकते हैं एक एरिया है किसी भी सब्सटेंस का, और ये सपोज कीजिए रीजन है इसका, इसको आप कह सकते हैं ये सिस्टम है, या मैं हूं जो मैं खुद एक सिस्टम हूं, और ये जो इसकी बाउंड्री कह सकते हो इसको, कोई जैसे भारत है, इंडिया है, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत इस पूरे ब्रह्मांड का एक देश है। तो भारत और उसकी बाउंड्री, तो ये आपका हो गया सिस्टम भाई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, ये इसकी बाउंड्री हो गई। और जो बाहर है इसके जितना भी चीज़ें, वो इसका हो गया सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस सराउंडिंग या इस सिस्टम, इसके बाहर की चीज़ें सराउंडिंग, और पूरी चीज़ें मिलके यूनिवर्स हो गया। जैसे मैं एक सिस्टम हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मेरी ये बाउंड्री है, और मेरे बाहर की जो चीज़ें वो मेरे सराउंडिंग्स हैं। तो बात क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसको देखिए जरा। अगर इसमें केल्विन प्लैंक साहब ने क्या कहा, केल्विन प्लैंक साहब ने कहा कि कभी भी आपकी जो टोटल हीट है, यानी कि जो हीट है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं लॉसेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लॉसेस होंगे ही। जैसे इसका उदाहरण उन्होंने दिया, अगर सपोज कीजिए एक यहाँ पे एक सोर्स है आपका, यानी कि जहाँ से आप हीट दे रहे हो, हीट फ्लो की हम बात करते हैं, तो इसमें डायरेक्शन क्लियर होती है। पहली बात तो ये, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि उसमें डायरेक्शन क्लियर है। जैसे ये सोर्स है जो आपने, जहाँ से आप जो है हीट फ्लो कर रहे हो, सोर्स बोल सकते हो उसको आप, या इसको जो टेम्परेचर है वो 1 मान लीजिए इसको, और ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है सपोज कीजिए, और यहाँ बीच में एक आपने डिवाइस यूज़ की इसमें, और नीचे की तरफ एक सिंक बोल दिया। जैसे आप पानी है सोर्स से जा रहा है सिंक में जा रहा है, और यहाँ जो ये बीच में आपने डिवाइस लगाई है, यानी कि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे हुई, तो इससे कुछ ना कुछ आपको कार्य मिला, कुछ ना कुछ आपको वर्क मिला। तो ये जो वर्क है इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हीट इंजन, जो आपने इंजन देखा होगा, इस इंजन के हम एग्जांपल की बात करते हैं, इंजन क्या करता है, जो आपके फ्यूल की केमिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहा है। वो किस में कर रहा है, मैकेनिकल वर्क में। तो ये हीट इंजन जो है एक एग्जांपल हो सकता है आपका, केल्विन प्लैंक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसका एक उदाहरण है आपका हीट इंजन या आईसी इंजन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सीधा सा कह रहा है कि भाई जो सोर्स है उससे आप सिंक की तरफ फ्लो कर रहे हो, और उसमें जो वर्क आपको मिला, यानी कि कह सकते हैं हीट इंजन क्या है, एक वर्क करने की एक डिवाइस है, यानी कि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, या वर्क कार्य करने की एक युक्ति है। तो केल्विन प्लैंक साहब ने ये कहा कि भैया सोर्स से जो हीट दे रहे हो आप, और ये टेम्परेचर T1 है और ये लोअर टेम्परेचर T2 है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं वो होते हैं आपके आउटपुट बाय इनपुट। अगर इसमें आपका आउटपुट जो है वो कितना हो गया, यानी कि आपका T1 माइनस T2, अगर टेम्परेचर की फॉर्म में ले रहे हैं आप, या अगर आप इसको हीट की फॉर्म में ले लेते हैं हम, सपोज कीजिए इसकी हीट 1 और इसकी हीट 2, तो इनपुट कितनी दी आपने, अब ये जो आप हीट तो यहाँ पे दे रहे हो ना Q1, ये Q2 है, तो ये हो गई आपकी Q1, या इसको कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई Q1, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हीट इंजन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा होता है। कहने का मतलब ये है, पहला स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ का वो ये कहता है कि कोई भी जब आप हीट फ्लो करते हो तो उसका टोटल जो कन्वर्जन है वो वर्क में नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे ही होंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा भी इसी की तरह है, बस थोड़ा सा उसको क्लॉसियस साहब ने थोड़ा अलग तरह से समझाने की कोशिश करी। उन्होंने ये कहा कि भाई जो दुनिया में जो चीज़ें हैं, कभी भी जैसे आप हीट का सीधा हीट क्या कहती है, हीट ये कहती है कि हमेशा जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है हीट। ये तो होता है भाई, अगर आप हाई टेम्परेचर बॉडी है, लोअर टेम्परेचर की तरफ तो फ्लो होता है, ऊर्जा आपकी हाई से लो की तरफ जाती है,
ऊष्मा भी एक ऊर्जा ही है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि भाई आप हायर से लोअर की तरफ कर रहे हो तो एक स्टेटमेंट समझ में आया। लेकिन अगर हम इसको ये कहें कि कोई भी लोअर टेम्परेचर बॉडी हायर टेम्परेचर को हीट दे सकती है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं दे सकती। सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी लोअर टेम्परेचर बॉडी हायर टेम्परेचर बॉडी को हीट नहीं दे सकती। लेकिन एक कंडीशन लगाई उन्होंने बोला ये ऐसा संभव भी है जब हम कोई एक्सटर्नल उसमें कुछ चीजें ऐड करें। जैसे कि सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको रेफ्रिजरेटर का या एसी एयर कंडीशनर का। अगर आपका अंदर का टेम्परेचर, मान लिया आप टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहे हो, जो ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से आप सेट करना चाह रहे हो 20 डिग्री। बाहर समर के मौसम में कितना टेम्परेचर रहता है भैया, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 38 डिग्री। आप अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कैसे कर रहे हो, क्योंकि उसमें आप कुछ वर्क दे रहे हो। जैसे हीट इंजन जो था, मैंने बताया केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा कि भैया हीट इंजन जो है क्या करता है, लॉस कर रहा है कहीं ना कहीं। तो वो हीट फ्लो हो रही है हाई टू लो, लेकिन उसमें वर्क मिल रहा है आपको, ठीक है, मतलब लो वर्क मिल गया और कुछ लॉस हो गया, सिंक भी चला गया। इसमें क्या कह रहा है कि भैया लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर बॉडी को आप हीट फ्लो कभी, मतलब हायर से लो की तरफ होगा, लोअर से हायर की तरफ नहीं होगा। अगर आप रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर का एग्जांपल लें या हीट पंप का एग्जांपल लें, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो है वर्क देते हो, तभी तो पॉसिबल है कि भाई अंदर का टेम्परेचर कम कर दिया आपने, नहीं तो कैसे संभव होता। तो वर्क करना पड़ेगा आपको, ये कहता है आपका सेकंड लॉ, यानी कि सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। इसके दो एग्जांपल है, हीट पंप और आपका दूसरा हो गया आपका रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक नियम था, ये पहला दूसरा तीसरा क्लियर हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है भैया, तीसरा नियम ये कहता है कि भैया जितनी भी आपके प्योर क्रिस्टल्स हैं, जितने भी प्योर क्रिस्टल हैं, उन प्योर क्रिस्टल पे अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो आपको मैंने बताया था, यानी कि 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब आपने मैंने बताया था 273.15, यानी कि आपका माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे आपका जो मतलब किसी भी प्योर क्रिस्टल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एंट्रोपी आपकी 0 हो सकती है, यानी कि 0 होती है। परम शून्य तापमान पर अगर हम बात कर रहे हैं प्योर क्रिस्टल के लिए तो एंट्रोपी 0 होती है, यह कहता है तीसरा नियम। अभी एंट्रोपी क्या है उसकी मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। एंट्रोपी क्या है, किसी सिस्टम की या एक तरह से कह सकते हैं एक रैंडमनेस है, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, एंट्रोपी या एंथैल्पी की। तो अभी आपको यह समझने की जरूरत है कि बस 0 यानी कि 0 डिग्री 0 केल्विन पे, या हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट 0 की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे एंट्रोपी हमेशा जो है वो 0 होती है, ये आप समझ लेना बस, ठीक है। या एंट्रोपी चेंज जो है इसका वो 0 होता है, ठीक है भाई। तो अब अगली बात करेंगे, एक नियम और बचा ऊष्मागतिकी का, चौथा नियम कह सकते हैं उसको, या हम जीरोथ लॉ कहते हैं उसको, जीरोथ लॉ। ये जीरोथ लॉ क्या है भैया, जीरोथ लॉ कहता है कि अगर 3 चीजें हैं, 3 सिस्टम है, यानी कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है, मान लिया 3 चीजें हैं पी और ये सी, ये दोनों जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये जो बी बॉडी है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ए और सी यानी कि ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ये कहता है आपका जीरोथ लॉ। समझ में बात आई। इसमें अगर हम बात कर रहे हैं ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। ये मैंने आपको बताया था कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, अगर थर्मल की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ये चारों नियम आपको शायद समझने में कुछ समझ में आया होगा, बहुत मैंने इजी भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो ऊष्मागतिकी के वैसे 3 और चौथा 0, 4 नियम आप कह सकते हो। और
जब हम हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसके लिए फिर ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स के लॉज की को पता होना ज़रूरी है, या उनके उदाहरण आपको पता होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इसकी तरह की मैं वीडियो आगे भी डालता रहूँगा। अभी मेरे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हीट और टेम्परेचर के हैं, उनको मैं आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आपको जो है मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप हमारे चैनल को सक्सेस फ्यूचर को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।